और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आप जमा हुए हैं, आपका बेहद शुक्रिया। और 3.5 घंटे देर से पहुँचने के बावजूद भी यहाँ पर आपकी मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि बहादुरगंज की जनता ने एक फैसला ले लिया कि आने वाले असेंबली के इंतखाबात में वो गद्दारों का साथ नहीं देंगे, वफादारों का साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे यकीन है कि यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी होगी, क्योंकि आपने ही अपने वोटों से यहाँ से मजलिस को कामयाब किया था। बड़ी तकलीफ होती है जब वो लोग जिनको हमने अपने खून पसीना देकर कामयाब किया, उनके लिए तमाम मजलिस के रुफ़ाओं ने, अख्तरुल ईमान साहब ने, माजिद हुसैन ने, आदिल हसन ने, आफ्ताब साहब ने, बल्कि ऐसे कई सैकड़ों मजलिस के जिम्मेदारों ने मेहनत की। और जीतने के बाद इन्होंने गद्दारी की, मुझसे नहीं बल्कि सीमांचल की गरीब आवाम से गद्दारी की। और 4 हमारे विधायकों राजद के लोगों ने, उन्होंने ज़मीर अपना बेचा और इन्होंने उसको खरीद लिया। मगर आप जानते हैं कि जो लोग अपना ज़मीर नीलाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त भी बीजेपी का भी साथ दे सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आपको यहाँ पर देखकर। यकीनन इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं और हमको यकीन होता है कि जिन्होंने अपने ज़मीर की नीलामी की वो तो नीलाम हो गए और बेनिकाब हो गए, मगर जिन्होंने अपने वोट से उनको कामयाब किया था वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी आपने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब अख्तरुल ईमान साहब को हक में अपने वोट दिया। और उनको कामयाबी तो नहीं मिली, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी वाबस्तगी का सबूत दिया। मुझे यकीन है कि जो आइंदा होने वाले असेंबली के इंतखाबात में आप मजलिस को अपना वोट देकर कामयाब करेंगे। यहाँ से जो अपना ज़मीर बेचकर चला गया, उन तमाम ने कहा कि मजलिस में रहकर हम बहादुरगंज के लिए या कोचा दामन के लिए या फिर दीगर मुकामात में हम विकास का काम नहीं करवा सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताओ, अख्तरुल ईमान को तुमने अकेला छोड़ दिया, मगर उस एक अख्तरुल ईमान ने अपनी विधानसभा में 800 करोड़ के डेवलपमेंट के काम करवाए। तुमने क्या किया? तुम्हारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, तुमने कौन सा काम यहां पर बहादुरगंज में कराया? तुमने झूठ बोलकर मजलिस का साथ छोड़ा और तुमने बहादुरगंज की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि जो लोग अपना जमीर 6 करोड़ में बेचते हैं, वो ये नहीं बता पा रहे कि बहादुरगंज और टेरागाज की जो रोड है वो क्यों मुकम्मल नहीं हुई। वो ये नहीं बता पा रहे कि परमानम पत्र जब SIR हो रहा था नहीं दिला सके। वो ये नहीं बोल पा रहे कि यहाँ पर बहादुरगंज में SDM का ऑफिस क्यों नहीं पहुंचा। वो ये नहीं बोल पा रहे कि कैंसर के इतने बड़े अमराज मरीज यहाँ पर हैं, उनके लिए एम्स नहीं बना सके। मगर ये बहुत से काम इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी के बाद ये तमाम काम यहाँ पर करवाए जाएंगे। मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ और खड़ा हूँ कि ये अक्सर ये लोग कहते हैं कि मजलिस के ताल्लुक से, कि मजलिस के उम्मीदवार को खड़ा होने से वोट कट जाती है। मेरे भाई,
अख्तरुल ईमान साहब और मैंने कई बार कहा कि हमारे खड़े होने से बीजेपी नहीं जीतती। आप बताइए, मेरे पास, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, चाहे राजद या कांग्रेस का कोई नेता मुझसे आकर बहस कर ले कि मजलिस के खड़े होने से किसको फायदा पहुंच रहा है। तुम 10 मिनट मेरे दलील के सामने नहीं ठहर सकोगे। मैं तुमको 10 मिनट में उठाकर भगा दूंगा, क्योंकि इतने दलीलें मेरे पास हैं। अख्तरुल ईमान से लोग आकर कहे कि अख्तर भाई, आपके नेता ओवैसी अलायंस करना नहीं चाहते। अख्तरुल ईमान साहब ने मुझसे कहा, मैंने कहा अख्तर भाई, ये लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि हम लालू प्रसाद यादव को लेटर लिखें। मैंने कहा उनको बोलो क्या लिखना है, कागज पर लेटर लिखकर साइन करके भिजा दो। 2 लेटर अख्तरुल ईमान ने जनाब लालू प्रसाद यादव को लिखे। फिर उनके बेटे ने कहा, नहीं, मुझसे कोई बात ही नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम। मुझे एक बात बताइए, आप और हम जिस परिवार का हिस्सा हैं, अगर हमारे घर में, अगर हमारा कोई घर का बड़ा आदमी, अगर हम उसके पास चले जाते तो कहता है कि मैंने ये लाइन डाल दी है, और हम अपने बड़े के फैसले को कबूल कर लेते। ये एक अजीब शख्स है जिसका बाप जिंदा है, अपने वालिद की जिंदगी में कह रहा है कि मुझसे नहीं बात करे। मैंने कहा इसकी भी हुज्जत पूरी करो अख्तर भाई। तो अख्तर भाई ने कहा कि सर, इसको लेटर मैं दूंगा और अपने तरीके से दूंगा। मैंने कहा लेटर आप दे दो, तरीका आपका। तो अख्तरुल ईमान ने ढोल बजाकर उसको ले जाकर घर पे लेटर दिया, ताकि इनको मालूम हो जाए, पूरी दुनिया को मालूम हो जाए कि मजलिस अलायंस करना नहीं चाहती बल्कि करना चाहती थी। लेटर दिया। लेटर में अख्तरुल ईमान ने क्या लिखा कि हमको तुम गठबंधन का हिस्सा बनाओ, 6 सीट दो हमको, 5 तुम जीत चुके थे, 6 दे दो, और अगर तुमको सत्ता मिलती किसी में से, हम अगर 6 जीत गए तो मंत्री मत बनाओ, सीमांचल से इंसाफ करो, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ताकि ये भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, यहां पर खुशहाली आए, यहां पर इंसाफ हो। बताइए कौन सी गलती हमने की? इतना खुला लिखकर दे दिए। मगर मैं उन लोगों को एक पैगाम देना चाह रहा हूं, याद रखो, हमने तुमको खत लिखकर कमजोरी की निशानी नहीं पैदा की, कमजोरी का पैगाम नहीं दिया। हमने तुमको खत लिखकर कहा कि देखो, अगर तुम भाजपा को रोकना चाहते हो बिहार में, हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। ये हाथ जब हम बढ़ाते हैं तो ये कमजोरी की निशानी नहीं। अल्लाह ने इस हाथ में बहुत ताकत दी, अल्लाह ने इस दिमाग में बहुत सलाहियत दी। हम दिमाग और अपनी हाथ की ताकत पर हर एक से मुकाबला करने को तैयार है, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, नीतीश हो या राजद का कोई नेता हो। हमारी इस पैगाम को तुम कमजोरी मत समझो। अरे ज़र्फ होना चाहिए। तुमने मेरे 4 एमएलएस को खरीद लिया, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि हमको बिहार में बीजेपी को रोकना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा। वो मैं नहीं चाहता, हम कोई भी नहीं चाहते। इसीलिए हमने अपना हाथ बढ़ाया है। अगर तुम हाथ बढ़ाने को कमजोरी की अलामत समझते हो, ये हाथ बहुत दराज है तेजस्वी, तुम्हारे गिरेबान के तार हम उससे खेलेंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो बोलकर बहादुरगंज से छोड़कर तेजस्वी के दामन में जाकर बैठ गए कि मजलिस में रहने से विकास का काम नहीं होता। अरे तुमने क्या उखाड़ लिया? अख्तरुल ईमान मंत्री नहीं है, मगर अपनी विधानसभा में अख्तरुल ईमान ने अल्हम्दुलिल्लाह
800 करोड़ के कामों की शुरुआत कर दी। ब्रिज का काम चल रहा है। बताओ तुमने क्या किया? तुम सिर्फ धोखा देने में माहिर हो, तुम पीठ में खंजर घोंपने वाले हो। तुम सीमांचल के गरीबों के ख्वाबों को चूकनाचूर अगर तुम करना चाहते हो तो मैं सीमांचल की जनता को पहले ही पैगाम दिया हूं, याद रखो, अगर दुनिया मेरा साथ छोड़ देगी, बहादुरगंज की जनता, तुमको एक दीवाना दुनिया में मिलेगा जो खड़े होकर सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद कहता रहेगा। हम यहां पर 2015 में आए, हमको कामयाबी नहीं मिली। दुश्मन समझे कि कामयाबी नहीं मिलेगी, वो ऐसी छोड़कर चला जाएगा। दुनिया नहीं जानती कि मैं दीवाना हूं। अगर किसी से मोहब्बत का दावा करता हूं तो मैं अपने आप को मिटाने को तैयार हूं, मगर उनको अपना पीठ कभी दिखाने के लिए तैयार न था, न कभी दिखाऊंगा। मैं साथ नहीं छोड़ूंगा सीमांचल का। जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा सीमांचल और गरीबों की आवाम की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मुझे अल्लाह काफी है। अरे लोग आएंगे चले जाएंगे, मगर एक इंसान की जबान की भी अहमियत होनी चाहिए। अगर हर चीज को हम नापेंगे फायदा होगा या नुकसान होगा, तो मेरे भाई ये नुकसान फायदे में हम काम नहीं कर सकेंगे। हमको काम करना है कि तुमसे मोहब्बत है, तो मोहब्बत की बुनियाद क्या है? मोहब्बत की बुनियाद अमल है। किसी शायर ने अच्छा कहा था कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमल की बुनियाद रख। तो हम इश्क करते हैं सीमांचल से। लोग दुनिया उसको एक तरफा कहे, दो तरफा कहे, उसका मतलब नहीं लेना है, सिर्फ हमको काम करना है सीमांचल के। तो आज मैं आपके दरमियान में आया हूं, दोबारा उस बात को रखने के लिए आया हूं कि मजलिस सीमांचल के साथ है। और आपका दिल गवाही देगा कि जब तक मजलिस नहीं आई थी, सिवाय मरहूम तस्लीम साहब के कोई सीमांचल नहीं बोलता था। मगर जब से अख्तर ईमान ने मजलिस की क़यादत को संभाला, मजलिस के झंडे को सीमांचल में हमने गाड़ दिया अख्तर ईमान की क़यादत में, तो तेजस्वी को भी मजबूरन बोलना पड़ा सीमांचल, सीमांचल, सीमांचल। ये किसने कहा? मजलिस ने कहा। तो आज सब सीमांचल कह रहे हैं, बल्कि मोदी ने भी कह दिया सीमांचल। तो मालूम हुआ कि जब भाईजान बोलते हैं तो तेजस्वी और मोदी को भी उसी सुर में बोलना पड़ता है। ये तुम्हारी ताकत है, ये आपका सियासी शऊर है, ये आपकी मजलिस से वाबस्तगी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने तो पूरी कोशिश कर ली, मगर हमको चुनाव लड़ना है और बराबर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। चाहे यहां पर हो, कोचा दामन हो, रुकनुद्दीन जहां से है, शाहनवाज जहां से है, तुम तैयार हो जाओ। मैं तुमसे आकर जमहूरी तरीके से जंग करूंगा, जंग करूंगा। ये मेरी जाती जंग नहीं होगी। इन गरीब आवाम को तुमने धोखा किया है, इनके ख्वाबों को तुमने चुकनाचूर करने की कोशिश की। वो गरीब आवाम जो हिंदुस्तान के कोने कोने से अपने पैसों से खर्चा कर कर आकर तुमको वोट डाला। और मैं जानता हूं इलेक्शन से 2 दिन पहले तुम लोग क्या कर रहे थे। तुम मेरे सामने आकर हाथ की भीख मांग रहे थे कि साहब हमको बचा लो, चुनाव के लिए 2 दिन है। अरे मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया, मेरा अल्लाह जानता है। मैं इसलिए किया क्योंकि मैंने सीमांचल की आवाम को एक वादा किया, और उस वादे को पूरा करने के लिए हम तमाम ने अपना सब कुछ अपने दांव पे लगा दिया। नहीं, हमारे उम्मीदवार को कामयाब करना है, क्योंकि सीमांचल की जनता को हमने वादा किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसा होगी 2 मिनट रुक कर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मोदी ने भारत में एक काला कानून वक्फ का बनाया है, जिसकी तारीफ नीतीश कुमार ने की, चंद्रबाबू नायडू ने की, चिराग पासवान ने की, और एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके जरिए नरेंद्र मोदी बिहार के मस्जिदों को हमसे छीनना चाहते हैं, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को, ईदगाह को छीनना चाहते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस कानून के खिलाफ आपने देखा कि भारत की पार्लियामेंट में मैंने तमाम कानूनी दलीलें देकर बीजेपी ने जो कानून लाया उनको झूठा साबित किया। ये वक्फ को बचाने के लिए कानून नहीं लाया गया, बल्कि ये हमारी वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए लाया गया है। आज हमारी मस्जिदों के ऊपर इनका निशाना है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको मुत्तहिदा तौर पर अपने आप को मुत्तहिद होकर अपने के कोर्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम पैगाम दे सके फिरका परस्त ताकतों को कि हम तुमको अपने वोट के जरिए शिकस्त देंगे जो तुमने ऐसा काला कानून बनाया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी और बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती हैं नेशनलिज्म के बारे में, कौमियत के बारे में। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मोदी ने कहा बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता, मगर आपने देख लिया कि नरेंद्र मोदी सिर्फ जबानी डायलॉग मारते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं, और हमारी भारत की क्रिकेट की टीम को नरेंद्र मोदी की सरकार पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने की इजाजत देती है। और नरेंद्र मोदी सीमांचल को आके बोलते हैं कि यहां पर बांग्लादेशी है। अरे मोदी जी, 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन ने निकलवा दिए, उसमें कौन सा निकला सीमांचल का बांग्लादेशी, बताओ। मोदी और अमित शाह के बोलते यहां पर आबादी बढ़ रही है। अरे आबादी बढ़ रही है तो मोहन भागवत आरएसएस का क्यों पुकार के बोल रहा 3 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत बोल रहे कि 3 बच्चे पैदा करो। कल तक बीजेपी आरएसएस बोलती थी कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे। मैं उस वक्त भी आज भी कह रहा हूं कि मुसलमानों का टीएफआर रेट सबसे ज्यादा गिरा है, 2.1 पे आ चुका है। मगर मोदी और अमित शाह एक नया सोचा छोड़ रहे, नहीं सीमांचल में घुसपैठी आ गए। अरे कहां है घुसपैठी? अगर घुसपैठी आए तो अमित शाह सो रहे हैं। बीएसएफ आपकी है, मोदी की हुकूमत में घुसपैठी कैसा आ गए? बांग्लादेशी, अरे बीजेपी और आरएसएस वालों, ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर है मैं तुमको चलकर दिखाऊंगा। भारत की जमीन पर ठहर कर मैं तुमको दिखाऊंगा कि हमारी जमीन के सामने चीन वहां पर एयरपोर्ट बना रहा है, और मोदी चीन का नाम सुनते कि खामोश हो जाते हैं। चीन को कुछ बोलते ही नहीं। चीन के बारे में नाम लो, अब चीन से हाथ मिला लिए। बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, हमको खबर नहीं। श्रीलंका में इनकलाब आ गया, हमको खबर नहीं। नेपाल में इनकलाब आ गया, इनको खबर नहीं। आप समझे इनकी क़यादत। नेपाल तो बाजू है, अगर वहां पर कोई चीखे तो हमको मालूम होना ना। जनता रोड पे निकल के वहां के वजीर आजम को कपड़े उतार कर मार रही है। मोदी जी को पता ही नहीं है, मगर सीमांचल में घुसपैठी बांग्लादेशी है। वाह मोदी जी, आप सो रहे हैं या जाग रहे हमको पता नहीं। नेपाल की आवाम तो रोड पे निकलकर नेपाल के नौजवानों ने अपनी हुकूमत का तख्ता ही पलट दिया, मगर दिल्ली के बादशाह को खबर ही नहीं है। अब आप बताइए, जिसको पड़ोस में क्या हो रहा नहीं मालूम, जिसको बांग्लादेश में चीन हमारी जमीन के सामने एयरपोर्ट बना रहा है नहीं मालूम,
वो बांग्लादेश जो कभी भारत का बहुत करीब था, आज पाकिस्तान से उसके रिश्ते मजबूत हो गए। बोलो क्या हो रहा है बीजेपी वालों, बोलो। तुम यहां पर सीमांचल को आकर यहां की जनता को बदनाम करने की बात बीजेपी करती है। अरे गाया में आप फैक्ट्री खोल रहे हैं तो सीमांचल में क्यों नहीं खोलते मोदी जी? तो बोले ना मैंने पूर्णिया एयरपोर्ट खोला। अच्छा, एयरपोर्ट में भी फ्लाइट अहमदाबाद जा रही है, हैदराबाद नहीं जा रही है। यहां पर हाई कोर्ट का बेंच क्यों नहीं खोला जाता? जब झारखंड नहीं बना था तो यहां पर बेंच था। यहां पर लोग बीमार होते हैं, एम्स नहीं खोला जाता। जलालाबाद से किशनगंज तक रेलवे ट्रैक की जरूरत है, नहीं खोला जाता। और वो कोचा दामन का जमीर फरोज जो भाग गया, उसमें स्टेशन नहीं खुलता। मगर मोदी जी आके बोलेंगे भाइयों बहनों, सीमांचल में घुसपैठी आ रहे हैं। आप क्या सो रहे थे? आप प्रधानमंत्री हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, कैसे आते बांग्लादेश से लोग? मगर बदनाम करना सीमांचल को। मोदी जी, सीमांचल की जनता आपको भी जवाब देगी इंशाअल्लाह इलेक्शन में, आपको भी जवाब देगी। ये सीमांचल की तौहीन है। अब आप देखिए, बोलते हैं कि जीएसटी हमने कम कर दिया। अरे गरीब के पास पैसा नहीं है खर्चा करने को। सीमांचल के किसान को फसल की कीमत नहीं मिलती। अनानास की कीमत हो, केले की कीमत हो, चावल की कीमत हो, मकाई की कीमत हो। मगर मोदी जी बोल रहे दिल्ली के बादशाह, मैं भाइयों बहनों जीएसटी कम कर दिया। अरे गरीब के पास पैसा नहीं है। इतनी गरीबी भारत में बढ़ चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस को मजबूत करिए और मजलिस के हक में पहले से ज्यादा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। एसआईआर हुआ, एसआईआर जब हुआ तो मैं, अख्तर भाई, हमारे तौसीफ आलम साहब, हम लोग दिल्ली गए, इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिले और हमने उनके सामने अख्तर भाई हमने कहा था इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि साहब बीजेपी हमारे सीमांचल को बोलती है घुसपैठियों का इलाका है, आप ऐसा होने मत दीजिए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारे सामने वादा किया था कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। मगर 65 लाख नाम आ गए मोदी जी, कोई घुसपैठी नहीं निकला। आप पहाड़ खोद के भी चूहा नहीं निकाल सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बिहार प्रदेश में 20-22 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल राजद की रही, अब 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रही। कभी राजद के साथ तो कभी बीजेपी के साथ, तो कभी राजद के साथ तो कभी बीजेपी के साथ। अब नहीं मालूम नीतीश कुमार कल सुबह उठकर किसके साथ चले जाएंगे। मगर इतने साल आप खो चुके हैं, इतनी पार्टीज को आपने वोट दिया, हमारे बुजुर्गों ने दिया, हमारी 2-2, 3-3 पीढ़ियों ने दे दिया, मगर क्या हासिल हुआ बताइए आप। मैं बहादुरगंज के नौजवानों को बता रहा हूं, बिहार में करीब 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवानों की है। नौजवानों, ओवैसी अख्तर अली खान तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कल का दिन, कल का निकलने वाला सूरज तुम्हारा मुस्तकबिल का सूरज होना चाहिए। नौजवानों, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हमारी जिंदगी के दिन कितने बाकी है वो हमारा रब जानता है। मगर जितना भी वक्त अल्लाह ने हमको दिया है, हम यही चाहते हैं कि ये 25 साल से कम उम्र के नौजवान लड़के और लड़कियां, जो बिहार की आबादी का करीब 60% का हिस्सा है, इनका मुस्तकबिल रोशन हो।
ये कुछ हासिल कर सके जिंदगी में जो इनके बाप दादा ने नाइंसाफी देखी हो, नाइंसाफी ये नौजवान ना देखे। ये हमारी कोशिश है। मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर कह रहा हूं कि आप हमारा साथ दो नौजवानों। तुमने बरसों इन लोगों का साथ दिया, तुम मुझ जैसे एक दीवाने का साथ दो। याद रखो, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो तुम्हारा भरोसा लूट कर भाग जाऊंगा। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। मैं तुमसे वादा किया और फिर कर रहा हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारी जबान में तुम्हारी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझता था और लड़ता रहूंगा। मैं इस दुनिया से भी जाऊंगा, अगर इस मुल्क में गया तो तुम कभी आना और अपने कंधे पर मेरा जनाजा उठाकर कब्रिस्तान को लेकर जाना, मगर मैं तुम्हारा साथ छोड़ने को तैयार नहीं हूं। हमारी लड़ाई सीमांचल की, ये हमारी लड़ाई है, ये तुम्हारी लड़ाई भी है, इसमें हमारी जिद भी शामिल है। बस करना यह है कि जिसको आपने बरसों आजमा लिया, हमको भी थोड़े साल के लिए आजमाओ, थोड़े साल के लिए आजमाओ। जब एक एमएलए अख्तर अली ईमान अपने विधानसभा में 800 करोड़ के काम शुरू करवा सकता है, बाज मुकम्मल भी हो गए। सोचो अगर कोई जज्बे के साथ काम करेगा, बहादुरगंज में लड़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला काम होगा। और अगर काम नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, हम चक्का जाम कर देंगे नेशनल हाईवे को। काम होना पड़ेगा सीमांचल में। जब पूरी कोशिशें की जाएगी और ये फैसला होगा कि नहीं, ये लोग सुनने वाले नहीं हैं, तो जमहूरी तरीके से जिस तरह चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का ऐलान किया था, हम भी ऐलान करेंगे। आओ सीमांचल की जनता, अब सत्याग्रह होगा सीमांचल की डेवलपमेंट के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और 2 जलसों में जाना है। अगर आप मजलिस का साथ दे रहे हैं इस आने वाले विधानसभा के चुनाव में, अगर आप सीमांचल की नाइंसाफी की लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं, अगर आप उन लोगों को वोट नहीं देंगे जिन्होंने हमारे बाप दादा के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया, तो मैं आपसे अपील करूंगा, अपना जेब से सेल फोन निकालिए, लाइट जलाइए, ताकि पटना में भाजपा राजद नीतीश कुमार को उनकी दिमाग की बत्ती खुल जाए। आज यहां से बहादुरगंज से पैगाम देंगे, खोलो अपना सेल फोन, लाइट जलाओ, ताकि गद्दारों को भी मालूम हो जाए कि तुम्हारी बत्ती गुल होने वाली है। तो लगाओ मेरे साथ, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, मजलिस पार्टी जिंदाबाद, मजलिस पार्टी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।